नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और समाजवादी नेता राजद शरद यादव का 75 साल की आयु में गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनकी बेटी सुभाषिनी शरद यादव ने ट्विटर पर इस खबर की पुष्टि की। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा पूर्व जदयू प्रमुख महीनों से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे। फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक बयान में कहा गया कि शरद यादव को अचेत और नहीं चल रही थी, रिकॉर्ड करने योग्य रक्तचाप नहीं था। ACLS प्रोटोकॉल के तहत उनका CPR किया गया। सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सका और 12 जनवरी की रात 10:19 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि शरद यादव का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली छतरपुर में उनके आवास पर रखा गया था। वहीं यादव को गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने श्रद्धांजलि दी है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को देर रात 10:19 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सका। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ दिलीप यशवर्धन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, शरद यादव नहीं रहे, राजनीतिक शून्यता। यशवर्धन जी, राजनीति धुरंधर के जाने माने सिपाही शरद यादव हमारे बीच नहीं रहे। अलका जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। पहले तो शरद यादव जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। और नो डाउट कि राजनीति का एक बहुत बड़ा महारथी आज इस दुनिया से चला गया। जी। और वो महारथी जिसने प्रदेश ही नहीं, कई प्रदेशों में और अंततः देश की राजनीति में अपना नाम रोशन किया। राजनीति के अलग अलग पैतरों को उन्होंने बहुत सारे वो व्यक्ति जो राजनीति में आना चाहते हैं उनको सिखाया और राजनीति को एक अलग तरीके से किया। बहुत बिहार की राजनीति में उनका एक प्रमुख नाम होता है। ये जरूर है कि एक समय के बाद नीतीश जी से उनकी कुछ डिफरेंसेस हो गए थे, फिर उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, फिर एक नई पार्टी बनाई। लेकिन उसके बावजूद भी उनका अपना जो कद था वो कम नहीं हुआ और वो कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे। तो ये चीजें बताती हैं कि किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो ऑरा है, वो कितना बड़ा है। अगर वो अलग अलग लोगों के साथ मिलकर के भी अपने मंत्री पद को सिक्योर कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी जो राजनीतिक महारत है वो बहुत ऊपर लेवल की है। और वैसा ही व्यक्तित्व शरद यादव जी का था। ये जरूर कहा जा सकता है कि शरद यादव जी के न रहने से इस दुनिया में, राजनीति की दुनिया को एक बहुत बड़ा नुकसान है। और बहुत सारे ऐसे आयाम जो उन्होंने स्थापित किए थे, मुझे उम्मीद है कि जो आने वाले जनप्रतिनिधि हैं वो उन आयामों को आगे बढ़ाने में, राजनीति को आगे ले जाने में उन बातों का अनुसरण जरूर करेंगे। जी दिलीप जी, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो उनकी यादों को संजोकर रखेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें अपना बहुत बड़ा सहयोगी खो दिया। लालू यादव ने भी ट्वीट किया, अस्पताल में भर्ती हैं, कि उनके राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं लेकिन कभी कड़वाहट नहीं आई। खुद राहुल गांधी, कांग्रेस नेता, उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी, परिस्थितियां चाहे जैसी हो, उन्होंने अपना कभी आपा नहीं खोया है। तो उनके राजनीतिक का जो उनका अंदाज था, उससे क्या सीखने को लोगों को मिलेगा? क्या सीखना चाहिए आजकल के समय में जो राजनीतिक परिदृश्य बन गया है? एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और किसी भी हद तक चले जाते हैं नेता। अलका जी, राजनीतिक मतभेद होना ये प्रगति का स्रोत होता है, क्योंकि जब तक राजनीतिक मतभेद नहीं होंगे और जब
राजनीति की प्रक्रिया को हमारे देश में स्थापित किया गया था, तो इसीलिए पक्ष और विपक्ष दो कॉन्सेप्ट बनाए गए थे। क्योंकि हर व्यक्ति अगर एक ही लाइन में सोचेगा, एक ही जैसा सोचेगा, तो कुछ नया निकल के नहीं आएगा। इनोवेशन के लिए जरूरी होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने का मतलब ये नहीं होता है कि वहां किसी का दिल से मतभेद है या कोई क्या व्यक्तिगत मतभेद है। और मतभेद होना इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो मतभेद होना अपनी जगह पर है। वो ऊंचे कद के राजनेता थे और उनका सम्मान हर राजनेता को करना चाहिए, और जो हो भी रहा है। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, नीतीश कुमार जी ने कहा, लालू यादव जी ने कहा, ये ठीक है कि उनसे मतभेद थे, लेकिन बिहार की राजनीति को उच्च स्थान तक ले जाने में शरद यादव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस योगदान को कोई भी राजनेता भुला नहीं सकता है। जी दिलीप जी, शरद यादव का 50 साल का राजनीतिक करियर रहा है। वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पैदा हुए, जबलपुर, बदायूं और फिर मधेपुरा में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया लोकसभा में। तो आप उनके राजनीतिक करियर को किस तौर पर देखते हैं कि एक नेता 3 अलग अलग प्रदेशों में, उसे इतना बड़ा जनाधार मिला, इतने लंबे समय तक वो भारतीय राजनीति में सस्टेन कर पाए? देखिए, राजनीतिज्ञ तो वो शुरू से थे। छात्र राजनीति में भी उन्होंने नए नए परचम लहराए। छात्र राजनीति से निकल करके फिर वो राज्य की राजनीति में आए, राज्य की राजनीति से करके वो राज्यों की राजनीति में आए, और फिर उसके बाद वो देश की राजनीति में आए। तो ये जो प्रगति का दौर रहा है उनका, छात्र राजनीति से निकल करके नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में आना, और लगभग 7 बार मुझे लगता है कि वो अलग अलग जगहों से सांसद रहे हैं, मंत्री पद उन्होंने रखा है। तो ये उनकी राजनीतिक निपुणता को बताता है। उनका जो ज्ञान है राजनीति को लेकर के, या किस तरीके से राजनीति में समीकरणों को बैठाला जाता है, पद को प्राप्त किया जाता है, जनता के लिए सर्विसेज करी जाती हैं, ये सारे गुण उनके अंदर थे। और उनका जो शार्प माइंड था, इस बात का परिचायक है कि उन्हें अलग अलग नेताओं से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग पार्टियों से उनको समर्थन मिला। जी दिलीप जी, बिहार की राजनीति में शरद यादव को एक तरीके से नीतीश कुमार का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है, और कहते हैं कि 1990 में जब लालू मुख्यमंत्री बने थे, उसके पीछे भी शरद यादव और मुलायम सिंह यादव का बहुत बड़ा योगदान था। तो बिहार की राजनीति में कितना प्रभावित करते थे शरद यादव? नहीं, इतना नहीं प्रभावित करते थे, बहुत ज्यादा प्रभावित करते थे। ये अलग बात है कि वो कई प्रदेशों में उनके राजनीतिक परचम लहराया, लेकिन जो मेन राजनीतिक पृष्ठभूमि थी या जो राजनीतिक रण था उनका, वो बिहार ही था। उनका नाम अगर राजनीति से जोड़ा जाता है तो बिहार की राजनीति से ही ज्यादा जोड़ा जाता है। और बिहार की ही जो पार्टी है, स्टेट पार्टी है जनता दल, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, और उसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। फिर वो नीतीश कुमार से कुछ डिफरेंसेस होने के बाद उन्होंने उसको छोड़ा था, अपनी नई पार्टी बनाई थी, समथिंग लोकतांत्रिक जनता पार्टी के नाम से था उनकी जो पार्टी बनी थी। तो बिहार ही उनकी राजनीति का केंद्र रहा है। बिहार की धरती से ही राजनीतिक महारत उन्होंने हासिल करी, और वहीं से उनको राजनीति माना जाने लगा। जी दिलीप जी, 2015 में जब नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन का साथ दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थामा था, तब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, पार्टी का साथ छोड़ दिया था जेडीयू का। तो किस तरीके से आप देखते हैं इस चीज को, और जो मतभेद शुरू हुए, वो उस मतभेद का अंत आज शरद यादव के ना रहने से पर खत्म होता नजर आ रहा है? नहीं, वो देखिए अलका जी, वो जो मतभेद होते हैं वो राजनीतिक मतभेद होते हैं। वो व्यक्तिगत मतभेद नहीं है कि नीतीश कुमार का और शरद यादव जी का कोई व्यक्तिगत मतभेद हो गया, या उनके पारिवारिक मतभेद हो गए, या उनका आपस में बोलचाल बंद हो गई। ये राजनीतिक मतभेद होते हैं। और ये बात शरद यादव जी के साथ ही नहीं, बहुत सारे राजनेताओं के साथ होती है कि वो एक पार्टी को छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी को पकड़ते हैं, और उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उसका कोई एक ऐसा विशेष कारण नहीं है जो ये कहा जाए कि ये कारण यूनिवर्सली सब पे अप्लाई होता है। वो सिचुएशंस होती हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, या समय की मांग होती है, राजनीति की जरूरत होती है, जिसकी वजह से गठबंधन बनते हैं और गठबंधन टूटते हैं। जी 31 मई 2022 को उन्हें अपना तुगलक रोड पर 7 नंबर बंगला जो है 22 साल बाद छोड़ना पड़ा था। उन्होंने एक बात कही थी कि मतलब मैंने नैतिक तौर पर सांसद पद से इस्तीफा 3 बार दिया है, कौन ऐसा राजनेता है जो ऐसा करता है, और मौका मिला तो वो फिर दोबारा जो है इस बंगले में आएंगे सांसद बनकर। ये मलाल कहीं अधूरा रह गया। और किस तरीके से जो उन्होंने नैतिकता की बात की थी, उस पैमाने पर आज की राजनीति को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, नैतिकता जो राजनीति में
लागू होती है और राजनीतिक जो नैतिकताएं होती हैं वो अलग होती हैं। जी और राजनीतिक नैतिकताएं जो होती हैं वो समय पर निर्भर करती हैं कि किस समय किस नैतिकता की मांग है। अगर कोई भी राजनेता सिर्फ एक विचारधारा का होगा तो वो कभी किसी पार्टी को नहीं छोड़ेगा, कभी कहीं से इस्तीफा नहीं देगा और जो दायित्व उसको दिया जाएगा उस दायित्व का वो ससमय निर्वहन करेगा। जी लेकिन ऐसा राजनीति में होता नहीं। ये मैंने कहा कि जो राजनीति की नैतिकताएं हैं वो मैन टू मैन, सिचुएशन टू सिचुएशन, समय टू समय और पार्टी टू पार्टी निर्भर करती हैं। उसके लिए कोई एक स्टेट गाइडलाइन नहीं होती। जी दिलीप जी, जिस तरीके से लगातार एक एक करके जो समाजवादी नेता हैं, राम मनोहर लोहिया को मानने वाले जेपी आंदोलन से निकले नेता हैं, वो धीरे धीरे एक एक करके हमारे बीच नहीं रह रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की बात करें, रामविलास पासवान की बात करें और अब शरद यादव जी, तो जिस तरीके का जो खालीपन आ रहा है समाजवादियों के बीच में, उन्हें किस तरीके से भरा जाएगा? क्योंकि ये बहुत बड़ी क्षति है साम्यवादी राजनीति को लेकर, जो विचारधारा है उसको लेकर। अलका जी, विचारधारा का अंत कभी नहीं होता है। लोहिया जी नहीं रहे लेकिन उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने वाले बहुत सारे लोग आगे आ गए जी और वो जो लीगेसी चल रही है वो चलती रहेगी। देखिए, व्यक्ति है, व्यक्ति की एक उम्र होती है, उस उम्र के बाद उसको जाना ही जाना है। अमर होकर इस धरती पर कोई नहीं आया है, लेकिन विचारधाराएं जो होती है, जो थॉट्स होते हैं, वो हमेशा अमर होते हैं। जो लोहिया जी की विचारधारा थी, जयप्रकाश नारायण जी की जो विचारधारा थी, वो विचारधारा आज भी लोगों में जीवित है। विवेकानंद जी की 100 साल के बाद भी लोगों में विचारधाराएं जीवित हैं। तो विचारधाराएं हमेशा जीवित रहती हैं और उनको समय दर समय कोई ना कोई आत्मसात करता रहता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति के रहने से विचारधारा का अंत हो गया। विचारधारा थोड़ी देर के लिए रुक सकती है। वो परिपक्वता जो विचारधारा में होती है, उस परिपक्वता को पाने में समय लग सकता है, लेकिन विचारधारा कभी नहीं मिलती, वो हमेशा आगे बढ़ती है। दिलीप जी, जब लालू को सजा मिली थी तब शरद यादव ने खुशी जताई थी और जब बाद में वो आरजेडी में आए थे तो उनके आरजेडी में शामिल होने को लेकर भी लोगों ने कटाक्ष किए थे कि मतलब किस जो पिता के जेल जाने पर खुश है उसे बेटा जो है वो कौन सा पद दे रहा है, क्या उपहार मिलेगा शरद यादव को लेकर। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अब क्योंकि शरद यादव जी नहीं रहे तो उनके बारे में कोई ऐसी बात कहना जो उनकी आत्मा को दुख पहुंचाए वो मैं ठीक नहीं समझता हूँ। लेकिन जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि राजनीति में कुछ भी सर्टेन नहीं हो सकता है और राजनीति में संभावनाएं हमेशा सर्वोपरि होती हैं और वो संभावनाएं बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती हैं। उनमें सबसे पहली जो कारण होता है वो होता है कि जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं एक राजनेता की, वो पद पाने की, वो लाइमलाइट पाने की, वो ताकत पाने की, वो सरकारी पावर पाने की, वो जो महत्वाकांक्षा होती है वो महत्वाकांक्षा सर्वोपरि होती है और इसी कारण से राजनेता का विलय और विघटन समय समय पर होता रहता है। दिलीप जी, एक तरीके से शरद यादव को जो एक तरफ इनका क्या बोलते हैं नीतीश कुमार का राजनीतिक गुरु माना जाता है, दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में स्थापित करना या लालू का कद बढ़ाने में भी उनका योगदान माना जाता है। क्या वजह रही कि खुद शरद यादव जो हैं वो बिहार के सीएम के तौर पर कभी नजर नहीं आए, वो किंग मेकर बनकर रह गए? हाँ, बहुत सारे किंग मेकर्स होते हैं और किंग मेकर्स की जो परिधि होती है वो बहुत बड़ी होती है। वो अपने आप को छोटे दायरे में सीमित नहीं करना चाहते हैं, या जो किंग मेकर्स होते हैं वो बहुत समय पर ऐसी जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहते हैं जिससे उनकी छवि धूमिल हो, या कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि उनकी महत्वाकांक्षाओं को उन्हें पीछे करना पड़ता है। तो वो समय दर समय बहुत सारी ऐसी सिचुएशन राजनीतिक उभरी जिसकी वजह से वो सीएम नहीं बन पाए, लेकिन सीएम बनाए उन्हें, राजनीति को परिपक्व किया, राजनीति को मजबूत किया और वहां पर जो सीएम था उस सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा इसमें भी उनका बहुत हस्तक्षेप रहा। तो ये एक किंग मेकर की इमेज होती है कि वो खुद ना बन करके लोगों को आगे करता है। यादव का जाना किस तरीके की शून्यता लाता है, उसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, व्यक्ति की व्यक्तिगत भरपाई तो कभी नहीं होती और कोई नहीं कर पाता, इवन उसके परिवार के लोग भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके समकक्ष जो लोग होते हैं वो उसकी भरपाई जरूर करते हैं। और राजनीति या किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, चाहे वो XYZ किसी भी क्षेत्र का आप मान लीजिए, हर क्षेत्र में एक व्यक्ति जब दुनिया से जाता है तो उसकी जगह भरने में थोड़ा सा समय तो जरूर लगता है, लेकिन उसके समकक्ष जो लोग होते हैं वो उसकी विचारधारा आगे बढ़ाते हैं और जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो उसको आत्मसात करके उस जगह को भरने की पूरी कोशिश करते हैं। जी दिलीप जी, बात शरद यादव की हो,
मुलायम सिंह यादव की हो, ये ऐसे नेता रहे हैं जिनकी हर दल में पूछ रही है, हर दल के लोग इनका सम्मान करते रहे हैं। इन नेताओं से आज के नेताओं को क्या कुछ सीखने की जरूरत है? क्योंकि शरद यादव ऐसे नेता रहे जिन्हें कांग्रेस में एक समय बहुत सम्मान मिलता था, बीजेपी से भी वो जुड़े रहे, उनकी सरकार में भी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो उड्डयन मंत्री रहे, और नीतीश कुमार, आरजेडी, इन सभी दलों में एक सामंजस्य स्थापित करने वाले एक पिलर के तौर पर नजर आते थे। तो आजकल के जो राजनीति का समय है उसमें शरद यादव जैसे नेता क्यों नहीं पैदा हो रहे जो दूसरे राजनीतिक दलों को जोड़ने का काम करें? नहीं, देखिए, शरद यादव जी ने राजनीतिक दलों को जोड़ने का काम नहीं किया था, बल्कि राजनीतिक दलों से जुड़ने का काम किया था। उनकी वजह से दो राजनीतिक दल एक नहीं हुए थे, बल्कि वो इस दल में भी रहे, वो उस दल में भी रहे, उनका महत्व हर दल में बरकरार रहा। तो ये उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि कही जा सकती है। ये राजनीतिक गुणों की उपलब्धि है, राजनीति की उपलब्धि नहीं है। राजनीति की उपलब्धि तो ये होती है कि एक व्यक्ति एक पार्टी से जुड़ के एक विचारधारा को समाज में आगे बढ़ाए। लेकिन अगर आप डिफरेंट राजनीतिक दलों के साथ अपनी संबद्धता करते हैं तो इसका मतलब आपकी विचारधारा उस राजनीतिक पार्टी की विचारधारा के हिसाब से चलती है, समय के हिसाब से चलती है। तो ये सही बात है कि शरद यादव जी का अलग अलग पार्टियों में सम्मान था, अलग अलग पार्टियों से जुड़ करके उन्होंने अच्छे पद भी प्राप्त किए, और ये जो परिपाटी है वो आज की डेट में भी और नेताओं में भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक अलग स्टाइल होती है। तो जो स्टाइल शरद यादव जी का था वो स्टाइल का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, या अगर होगा भी तो उसको होते होते थोड़ा सा समय लगेगा। और जब तक कोई कुर्सी खाली नहीं होती तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि इसके बराबर काबिल आकर के और कौन बैठेगा। जब कोई प्लेस वैकेंट होता है तभी वहां पर वो काबिल व्यक्ति आकर के बैठता है जिस व्यक्ति की पहले वो कुर्सी थी। जी दिलीप जी, जिस तरीके से मधेपुरा से वो लगातार 4 बार सांसद रहे हैं और उनकी बेटी भी राजनीतिक उससे जुड़ी हुई हैं, जिस तरीके की बात की जा रही है, तो क्या शरद यादव की जो छवि है उनके परिवार के किसी सदस्य में नजर आती है? देखिए, छवि नजर आती है या नहीं आती है, ये सवाल का जवाब मैं बहुत परिपक्वता के साथ नहीं दे पाऊंगा। लेकिन इस देश में इमोशंस की बड़ी वैल्यू है जी। और जाहिर सी बात है कि शरद यादव जी की जो क्षति है उसका राजनीतिक लाभ उनके परिवार के व्यक्ति को जरूर मिलेगा। अगर किसी भी पार्टी से उनको आने वाले चुनाव में, चाहे जो लोकसभा के चुनाव 2024 में आने वाले हैं उसमें, या किसी भी राज्य के जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें अगर उनको टिकट मिलता है तो ये सिंपैथी वोट शरद यादव जी के नाम पर उनके परिवार को जरूर जाएगा और उसका लाभ उनको जरूर मिलेगा। जी। अपने जीवन के अंतिम दौर में आरजेडी से जुड़े शरद यादव, तो आरजेडी को कितनी क्षति पहुंचती नजर आ रही है उनके ना होने से? क्या जो गैप आया है उसे कैसे भरेगी आरजेडी? गैप तो देखिए, मैंने कहा ना कि जब कोई व्यक्ति नहीं रहता है तो राजनीति एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है। प्रक्रिया किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं होती बल्कि व्यक्ति प्रक्रिया पर निर्भर करता है। और सिस्टम अगर फुल प्रूफ चल रहा है तो व्यक्ति के रहने और ना रहने से फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती है। ये जरूर बात है कि शरद यादव जी के रहने से वो प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, उनके चले जाने से वो क्षति हुई है। हो सकता है थोड़ा सा गैप आए, थोड़ा सा धीमापन आए, लेकिन वो प्रक्रिया नहीं रुकेगी। कोई ना कोई आने वाले समय में उनका स्थान जरूर लेगा। जी दिलीप जी, इमरजेंसी के दौरान जेल में रहते हुए उन्होंने चुनाव जीता था, तो जो संघर्ष उस समय के नेता करते थे या फिर आंदोलन से निकले हुए नेता थे, उन नेताओं में, शरद यादव जैसे नेताओं में, और आज के समय में जो परिवारवाद, वंशवाद के जरिए वो राजनीति में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं, उनकी राजनीति में क्या फर्क नजर आता है आपको? बहुत फर्क है अलका जी। पहले राजनीति एक समाज सेवा होती थी, इसलिए लोग आंदोलन किया करते थे। आंदोलन से इस देश को बहुत सारे नेता मिले हैं, आंदोलनों ने इस देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन किया है। लेकिन अब राजनीति जो है वो समाज सेवा ना होकर के व्यापार है, और जब व्यापार है तो फायदा और नुकसान देखा जाता है, और व्यापार को जिस तरीके से अच्छा रिजल्ट मिलता है उस तरीके से चलाया जाता है। पहले समाज सेवा सड़कों पर उतर के ज्यादा अच्छी होती थी, तो सबके राजनेता सड़कों पर उतरते थे, आंदोलन करते थे। अब के लोगों को लगता है कि हम पैसा फूंक करके और सोशल मीडिया के जरिए और अपना एक ऑरा क्रिएट करके बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल के 10 लोगों को साथ लेकर के चलेंगे तो हम बड़े राजनेता कहलाएंगे। तो समय का परिवर्तन है और विचार का परिवर्तन है।
अब राजनीति समाज सेवा का माध्यम नहीं है, और समाज सेवा के लिए तो राजनीति करता भी नहीं है। अब आज पद, पैसा, प्रतिष्ठा, ये राजनीति का केंद्र बन गया है। जी दिलीप जी, एक तरीके से देखा जाए तो शरद यादव जी का जो जन्म है वो एक तरीके से कांग्रेस के विरोध में हुआ था। जब इंदिरा गांधी की सरकार की तरफ से या इंदिरा गांधी के दौर में इमरजेंसी लगी, उस दौर में उनके विरोध में वो राजनीति में आए, इंजीनियर से राजनेता बने, और अब जो उनका अंतिम समय या नहीं रहे हमारे बीच, तो एक तरीके से वो कांग्रेस से उनका जो उनकी जो नजदीकियां थी उस दौर पर आकर खत्म हुआ। तो आप इस, और राहुल गांधी को भी वो नेता मानते थे, राहुल गांधी भी कहते हैं कि वो उनसे बहुत कुछ सीखा है उन्होंने, तो आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब भी ये कहा जाता है कि जब भी कोई विपत्ति आती है तो वो कुछ ना कुछ अच्छा करके भी जाती है। तो सन 75 के दौर में इंदिरा गांधी के द्वारा जो इमरजेंसी इस देश में लगाई गई थी, उस इमरजेंसी का फायदा ये रहा कि इस देश को बहुत अच्छे अच्छे नेता मिल गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी उसी दौर के नेता हैं, या जो भाजपा का जन्म है, भाजपा के जितने भी बड़े नेता हैं जो शुरुआती दौर में जिनके नाम से भाजपा जानी जाती थी, वो उसी दौर से निकले हुए नेता है। शरद यादव जी इसी दौर से निकले हुए नेता है। शरद यादव भी राजनीति में पहले भी थे, वो सब राजनीति में थे, लेकिन जो देश की राजनीति है या जो मुख्य धारा की राजनीति है, उस मुख्य धारा की राजनीति में वो उस इमरजेंसी के दौर में कूदे। और इमरजेंसी का दौर जो था वो राजनीतिक प्रक्रिया का एक रिजल्ट था जो उस समय लगाया गया था, वो हमेशा नहीं लगा। तो उस समय कांग्रेस का जो एक्शन था वो जनता के विरुद्ध था, जिसके अगेंस्ट में शरद यादव जी राजनीति में कूदे। लेकिन आगे चल करके देश को जो देश की सत्ता थी वो कांग्रेस ने ही कई दशकों तक चलाई। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि समय के साथ इंसान को अच्छी लगने लगती हैं। बड़ी चीज शरद यादव जी के साथ हुई, समय के साथ उनकी नजदीकियां कांग्रेस से बड़ी, विचारधाराएं मिलने लगी। और फिर मैं कहूंगा कि उन विचारधाराओं के मिलने का कोई एक कारण नहीं होता है, अनेकों कारण होते हैं, और वो अनेकों कारण पहले से भी स्थापित नहीं होते, वो समय दर समय स्थापित होते हैं। जी दिलीप जी, कोई ऐसी राजनीतिक घटना जो शरद यादव से जुड़ी हो, आपको याद हो, जिसकी वजह से काफी प्रभाव पड़ा हो भारतीय राजनीति पर? तो राजनीति के कद्दावर नेता, समाजवाद के पुजारी कहें या फिर ये कहें कि समाजवाद के झंडे को हमेशा मजबूती के साथ पकड़कर खड़े रहने वाले नेता शरद यादव हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें गुर्दे में शिकायत थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, और अचानक घर पर बेहोश हुए। हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की तमाम कोशिश के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। एक तरीके से समाजवाद की राजनीति में एक शून्यता सी नजर आती हुई शरद यादव के जाने से। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक महान कद्दावर नेता शरद यादव अब नहीं रहे, उनके जाने से बिहार की राजनीति में जो शून्यता आई है उसे भरना नामुमकिन सा है। और मधेपुरा की जनता के करीब रहे काफी शरद यादव, 4 बार वो सांसद रहे वहां से। राजनीति में लालू यादव को स्थापित करने का श्रेय भी शरद यादव को जाता है। वहीं नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु माने जाते थे शरद यादव। और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी और अमित शाह तक तमाम बड़े नेताओं ने शरद यादव के उनके निधन पर श्रद्धांजलि दी है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ लोगों ने कहा है। यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ। आज एक खबर लगा, मैं तो सिंगापुर में हूँ और इलाज के क्रम में ही इसी समय खबर लगा कि वो हम लोग के बीच में नहीं रहे। महान समाजवादी नेता थे, स्पष्टवादी थे। शरद जी और मैं कभी कभी लड़ भी जाता था, बोलने के मामले में, भाषण के मामले में, विचारों को रखने के मामले में, लेकिन लड़ाई का कोई दूसरा कटु बात नहीं रहता था। लाखों लाख
अपने मित्रों को छोड़ करके हम लोग के बीच से वो उठ गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को चिर शांति दें और शोक संतप्त परिवार को मैं पूरा श्रद्धांजलि देता हूँ। श्री शरद यादव जी का हम सब के बीच में न रहना इस देश के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूर्णीय क्षति है। 5 दशक लंबे सार्वजनिक जीवन में शरद जी ने हमेशा जनता के मुद्दे उठाए, पिछड़ों के मुद्दे उठाए और समाजवादी पार्टी के मूल सिद्धांतों को अंतिम सांस तक वो आगे लेकर चलते रहे। जब देश में आपातकाल लगा उस वक्त आपातकाल के खिलाफ की लड़ाई से लड़कर जो नेतृत्व बाहर निकला उसमें श्री शरद यादव प्रमुख नेता थे। मध्य प्रदेश में जन्मे, यूपी, बिहार और पूरे देश भर में उन्होंने अपनी कर्मठता और सिद्धांत के अनुसार जीवन जीने का सातत्यपूर्ण प्रयास, उसके कारण एक अमिट छाप छोड़ी है। श्री शरद यादव जी का निधन इस देश के लिए, इस देश के सार्वजनिक जीवन के लिए, देश की संसद के लिए और समाजवादी आंदोलन के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवारजनों को और उनके समर्थकों को, अनुयायियों को ईश्वर ये दुख सहन करने की शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। शरद यादव जी से बहुत सीखा हूँ, राजनीति के बारे में और जो कैरेक्टर होता है, रिस्पेक्ट होता है, उसके बारे में तो काफी दुख हो रहा है। मगर मैं सोच रहा था, अभी बैठा था, मैं सोच रहा था कि शरद यादव जी नहीं रहे, मगर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जिंदगी जी, कभी उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं खोई। राजनीति में रिस्पेक्ट खोना बहुत आसान होता है और शरद यादव जी ने कभी नहीं खोई, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। न्याय के योद्धा और राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और माता जी से बात हुई, भाई शांतनु से बात हुई और सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सभी योद्धा, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। कुछ दिन पहले आदरणीय नेताजी का निधन हुआ। अब खबर मिल रही है कि आज शरद जी का निधन हुआ है। हम सब लोग समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग, सभी लोगों को एकजुट रह कर के, चाहे नेताजी या शरद जी के कुर्बानी को हम लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। उनके दिखाए हुए दिशा पर चलने की ज़रूरत है। और हम सब लोग इतना ही कहना चाहते हैं कि इस दुख की घड़ी में भी लगातार शरद जी हमसे संपर्क में रहे। कुछ दिनों पहले ही हमारी उनसे बात भी हुई थी। स्वस्थ थे और बार बार यही कह रहे थे कि आगे जो चुनौतियां हैं समाजवादियों के आगे, उसको निपटने में आगे बढ़ चढ़ करके लड़ाई लड़ो। और हम सब लोग आज उनके ना होने पर
सभी लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं, और हम लोगों की कोशिश होगी कि उनके राह पर हम लोग चलें और सामाजिक न्याय को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने का काम करें। वहीं बुलंदशहर कोतवाली खुर्जा नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2.5 साल से फरार चल रही टीचर अंजलि को गिरफ्तार किया है। 8वीं पास शिला खुर्जा के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अंजलि बनकर टीचर की नौकरी कर रही थी। खुर्जा पुलिस ने 2.5 साल के बाद फर्जी टीचर अंजलि को गिरफ्तार किया है। तो बुलंदशहर में 2.5 साल से फरार चल रही एक शिक्षिका को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार शिक्षिका जो है उनका नाम शीला है और वो अंजलि के नाम पर बालिका विद्यालय में लगातार नौकरी कर रही थी और एक तरीके से गैर कानूनी तरीके से वो नौकरी कर रही थी। अब इस मामले में पुलिस ने उन्हें 2.5 साल बाद गिरफ्तार किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता मुकेश आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, 2.5 साल बाद पुलिस ने फर्जी टीचर को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, खुर्जा पुलिस ने जो फर्जी टीचर अंजलि है उसको गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। और काफी टाइम से ये जो टीचर है अंजलि है फरार चल रही थी। और जो शीला इसका नाम है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अंजलि बनकर ये टीचर की नौकरी करती थी। काफी समय से शिक्षा विभाग और अन्य अधिकारियों की आंखों में धूल होकर ये अवैध तरीके से नौकरी कर रही थी। और जब इसकी जानकारी हुई तो ये काफी समय के लिए फरार हो गई थी। 2.5 साल बाद लगभग पुलिस के हाथ इसे गिरफ्तार करने में सफलता रही। टीम में 25 कर दी लगातार फरार जारी थी। और सबसे बड़ी बात यह 2.5 साल तक लगभग इसने 1.5 से 2.5 साल तक काफी पुलिस को लंबा इंतजार कराया और काफी साल इसने यहाँ नौकरी भी विद्यालय में की है। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही स्थानीय विभाग की भी रही है कि एक जो है फर्जी टीचर बनकर वो जो एक सरकारी विद्यालय जो केंद्र शासित विद्यालय में नौकरी कर रही है, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी मुकेश सर, किस तरीके से इस फर्जी जो टीचर है इनकी पोल किस तरीके से खुली? क्योंकि बिना अगर वो 8वीं पास हैं तो उनके पास फर्जी दस्तावेज कहाँ से आए और किस तरीके से उन्हें अप्रूवल मिला? क्योंकि एक पूरा लंबी प्रक्रिया होती है चयन की, अगर किसी शिक्षक के लिए अगर पढ़ाने के लिए अगर चयनित होता है कोई तो। जी बिल्कुल, जो इनका मूल नाम जो इस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो मूल नाम जो उसका शीला है। उसने जो एक नाम की महिला के डॉक्यूमेंट लगाकर उसके नाम पर उसकी जगह वो नौकरी करती थी। और ये जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई इसने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करा थे। काफी लंबी प्रक्रिया रही है, काफी बड़ा गैंग इसमें नजर आ रहा है। ऐसे और भी मामले काफी जनपद में आए थे जो महिला किसी और के डॉक्यूमेंट में से किसी और का नाम रखकर नौकरी कर रही थी, उनका भी काफी समय चर्चा रहा था। उसके बाद ये पुनः काफी समय बाद यह मामला सामने आया। पुलिस इसी गहनता से कर रही है कहाँ से इसकी भर्ती हुई, कैसे आई, क्या पूरा मामला रहा है, अभी कुछ पुलिस बताने तैयार नहीं है। अब जैसे मैंने आला अधिकारियों को कहना जानकारी का निकल उनको कहना है इस मामले जो मामला है पूरा उसे गहनता से जांच की जा रही है। कहाँ से इसकी जानकारी, किस प्रकार इसके पास फर्जी दस्तावेज जो अंजलि नाम की महिला उसके पास आए और कैसे इसकी नियुक्ति, इन सारी चीजों पर बारीकी से जांच चलिए, टीमें गठित हैं। जी मुकेश आर्य, जिस तरीके से अभी बताया गया कि 2.5 साल से ये महिला फरार चल रही थी, एक तरीके से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल नहीं उठता? क्योंकि इतना लंबा समय और एक पुलिस जो है एक महिला को नहीं ढूंढ पाई, 2.5 साल लग गए उसे महिला को ढूंढने में। जी बिल्कुल, जो ये महिला है जो जिसका जो मूल नाम शीला है, कहीं बाहर की रहने वाली है, ये भी नहीं हो पाया कहाँ से रहने वाली है। तो काफी जब मामला हाजिर रहा काफी अदरस हुई, काफी छानबीन के बाद जो सूचना मिली पुलिस को उसके आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ा गया। पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद इसे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। और पुलिस का यह भी कहना है मुकेश आर्य, जो 2.5 साल ये महिला गायब रही, वो किन किन जगहों पे रही और किस जगह से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है? जी बिल्कुल, जहाँ इस महिला के लोगों को लिंक पुलिस को जैसे ही लोगों के द्वारा मिले वहाँ पुलिस ने जो है तभी से दी और लगातार अभी अपना छानबीन की रही।
काफी परेशानियों का सामना पुलिस को उसे गिरफ्तार करना पड़ा है। और जहाँ संभावित स्थान थे वहां भी तबलीग दी गई। लगातार टीम की तरह कार्य चल रहा था। जैसे ही इतनी साथ में महिला थी, जैसे ही पुलिस वहां पहुंची उससे पहले ही अपने साथ रहे थे। काफी बड़ी मशक्कत है पुलिस को उसे गिरफ्तार करने में। मुकेश आर्य, अक्सर फर्जी टीचर की जो खबरें हैं वो सामने आती रहती हैं, तो क्या वजह है कि इतनी पारदर्शिता होने के बावजूद भी ऐसे धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं? क्या इसमें शिक्षा विभाग की भी कुछ मिलीभगत नजर आती है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसे मामले कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के चलते चलते हैं। जहाँ जिस तरह का मामले सामने आते हैं या कहीं ना कहीं में भ्रष्टाचार का ही मामला होता है। रिश्वत देकर किसी भी कार्य कराना, खरीद विभाग में करना, नौकरी के दौरान जो रिश्वत देना, और काफी लंबी प्रक्रिया चयन होती है जो अगर पहले कई मामलों में देखने को मिली है। काफी लंबे स्तर और बड़ा गैंग ये होता है जो ये कार्य करता है। और काफी प्रक्रिया के बावजूद भी इतने बड़े लोग जो इस तरह के फ्रॉड को अंजाम देते हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही स्थानीय शिक्षा विभाग की रही है। जी मुकेश, अब इस महिला के खिलाफ शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? शिक्षा विभाग ने जो है किन धाराओं के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब पुलिस ने इनके खिलाफ फर्जी और चार्जशीट कई धाराओं के खिलाफ पंजीकृत किया है। और काफी समय से ये प्रक्रिया चल रही थी जी। और जैसे ही पुलिस के साथ मिले और उन्होंने और जो भी इसमें संबंधित धाराएं से संबंधित होंगी वो बढ़ाकर उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसके खिलाफ की जाएगी। फिलहाल इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मुकेश, क्या कुछ जो वेतन इन्होंने उठाया है, जितने दिन इन्होंने काम किया है सरकार की तरफ से, उसके रिकवरी के लिए भी शिक्षा विभाग की तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है या लिया जा चुका है? जी, सरकार के खिलाफ बड़ा एक्शन ले रहा है। मुकदमा दर्ज इनके खिलाफ जब ये मामला हाईलाइट हुआ, चर्चाओं में आया, तो तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया। टीम में गठित की गई। काफी लंबा प्रयास पुलिस ने किया कि काफी उन्हें लगभग 2.5 साल का समय ने गिरफ्तार करने में लगा जी। कहीं ना कहीं पुलिस को भी काफी परेशानियों को सामना करना पड़ा है। और सरकार के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। एक फर्जी टीचर 2.5 साल से प्रयास कर रहा है जो आज गिरफ्तार हुआ है। जी मुकेश आर्य, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो या ऐसी फर्जीवाड़े शिक्षा विभाग में ऐसे दोबारा ना हो, इसके लिए क्या कुछ एक्शन लिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से या क्या कुछ नया कार्रवाई जो है वो करने की कवायद शुरू की गई है? शिक्षा विभाग द्वारा जनपद में जितने भी शिक्षा विभाग के अध्यापक कार्यरत हैं उनकी जो गहनता से जांच की जा रही है। कहीं और तो ऐसे मामले नहीं है जो इनका आवाज भी ना हो और वो किसी और के दस्तावेजों पर कार्य कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश आर्य, हमें इस खबर से जुड़ी जानकारी देने के लिए। तो फर्जी टीचर को 2.5 साल बाद बुलंदशहर में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला का नाम शीला है और ये अंजलि नाम से बालिका विद्यालय में नौकरी कर रही थी और लगातार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बेवकूफ बना रही थी। लेकिन 2.5 साल पहले जब उनकी पोल खुली तो टीचर साहिबा फरार हो गई और अब 2.5 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ी हैं और अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नए साल के बाद से ही दिल्ली समेत उत्तर भारत कड़ाके की ठंड के कहर की चपेट में है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक उत्तर भारत के इलाकों में तापमान में न्यूनतम -4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ के ट्वीट के अनुसार 14 से 19 जनवरी के बीच बर्फीली भीषण ठंड का अनुभव होगा और 16 से 18 जनवरी तक इसके सबसे ज्यादा रहने की संभावना विभाग की तरफ से दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में भीषण सर्दी का प्रकोप जारी रहेगा। राज्य का न्यूनतम तापमान -6 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश सप्ताह के दौरान भीषण शीतलहर की चपेट में रहेंगे। इन राज्यों का न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर 14 से 19 जनवरी के दौरान सबसे अधिक है। वहीं ठंड में हमीरपुर का क्या हाल है, क्या हालात है वहां के, उसकी जानकारी देने के लिए सत्यम सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सत्यम,
ठंड की वजह से हमीरपुर में लोगों के क्या हालात हैं? अलका, यहाँ पे ठंड की अगर बात करें तो ठंड में फिलहाल में राहत मिली हुई है। धूप की वजह से जो यहाँ के बासिंदे हैं, जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं राहत मिली हुई है। फिलहाल आगे के लिए जो जिला प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। तो अलका जी, आप कह रहे हैं कि धूप निकली है, लोगों को राहत मिली हुई है, तो बाजारों की रौनक कैसी नजर आ रही है? क्योंकि ठंड की वजह से व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा था। हाँ बिल्कुल, बता दें कि यहाँ के जो गरीब तबके के व्यापारी हैं और जो गरीब व्यापारी और जो डेली रोजी रोटी चला रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं धूप निकलने से राहत मिली हुई है। फिलहाल में जो बाजारों में रौनक है वो फिर से देखी जा रही है, चहल पहल भी देखी जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं उनकी आय में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है। अलका जी, अभी फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि 14 से 19 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप रहेगा। तो शीतलहर की वजह से काफी हादसे सड़क हैं जो देखने को मिलते हैं, तो इन्हें रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से हमीरपुर क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, बता दें इस संबंध में यहाँ का जो जिला प्रशासन है वो अलर्ट है और जो गश्ती है बराबर चलाई जा रही है, जिससे जो स्थानीय लोग हैं उनको आगाह भी किया जा रहा है कि जो स्पीड को अपनी स्लो करें, हेलमेट बाकायदा जो भी नियम है उनको फॉलो करें। फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात करें, कुछ दिनों पहले कोहरे की वजह से एक्सप्रेसवे में हादसा हुआ, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हुई थी और जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवेदनाएं भी व्यक्त की हुई थी। हालांकि जो एक्सीडेंट है उनमें कहीं ना कहीं इजाफा कोहरे की वजह से देखा जा रहा है। बावजूद जो जिला प्रशासन है वो बराबर वासिंदे और स्थानीय लोगों को अवगत करा रहा है। अलका जी, सत्यम, क्या यातायात और आवागमन को लेकर कुछ समय सीमा तय की गई है या किसी तरीके का प्रतिबंध लगाया गया है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, और बता दें उनका इस संबंध में जब मैंने यहाँ के जो यातायात प्रभारी है संजय मिश्रा, उनसे बात करी तो उनका कहना है कि फिलहाल में ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। हालांकि जो भी लोग हैं उनको बराबर चेकिंग की जा रही है और चेकिंग के तहत जो उनको जागरूक भी किया जा रहा है कि जो स्पीड है उनको स्लो यानी कि आराम से चलाएं ताकि ऐसी कोई समस्याओं का सामना न करना पड़े। जी अलका। सत्यम, ठंड की वजह से कोविड के लक्षण और सर्दी के लक्षण काफी सामान्य हैं, तो ऐसी स्थिति में जब कोल्ड के मरीज जो हैं वो अस्पताल पहुंचते हैं तो उनके चेकअप के लिए, उनकी निगरानी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? और कोरोना को लेकर भी लगातार जो है केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को अलर्ट मोड पे रखा गया है, उन्हें कहा गया है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाए। तो ऐसे में हमीरपुर के जिला अस्पताल के क्या हालात हैं, वहां पर बाकी के जो स्थानीय अस्पताल हैं उनके क्या हालात हैं, इस बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, बता दें कि जो सीएमओ है वो बिल्कुल निगरानी किए हुए हैं, बराबर आदेश भी दिए हुए हैं डॉक्टरों को कि जो पेशेंट आता है तो उनको बराबर नियमित तरीके से जो है दवाओं और इलाज किया जाए, जिससे जो कोविड है, कोविड के तहत लोगों को भी जो कैंप लगाकर जागरूक किया जा रहा है कि जो कोविड के तहत जो है जो इजाफा हो रहा है। कुछ दिनों पहले देखने को मिला कि यहाँ पे जो कोविड के नियम है उनको कहीं ना कहीं लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और साथ में जो इजाफा उनमें देखने को मिल रहा है, उसी के चलते जो है यहाँ पे जिला प्रशासन अलर्ट है और फिलहाल में जो है ऐसी कोई गंभीर स्थिति जनपद में नहीं देखी जा रही है। जेल का बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम, हमें हमीरपुर के हालात के बारे में बताने के लिए कि किस तरीके से प्रशासन जो है वो ठंड को लेकर सतर्क है, क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और वहीं अयोध्या के हालात बताने के लिए अनिल मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, क्या कुछ हालात हैं अयोध्या के? ठंड से राहत मिली है या फिर ठंड से अभी भी अयोध्या के लोग ठिठुर रहे हैं? अगर अयोध्या की बात की जाए तो ठंडक से आपको काफी निजात मिल चुकी है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार धूप निकल आ रही है, जिसकी वजह से सर्दी में काफी निजात मिल गई है। अब अगर बात की जाए यहाँ पर व्यवस्थाओं की, व्यवस्था में पूरी तरह से आप दुरुस्त है, ऐसी कोई भी चीजें नजर नहीं आ रही। जी, पर्यटन को लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि धूप निकल रही है तो जाहिर सी बात है अयोध्या में लोगों का जमावड़ा भी लगा रहता है, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है इस नजरिए से अयोध्या में? जिस तरह से आस्था का केंद्र है अयोध्या, उस तरह से श्रद्धालुओं का आना भी यहाँ पर लगभग बढ़ता सा जा रहा है। जिस तरह से मौसम ठीक होने लगा है, श्रद्धालु भी अयोध्या की तरफ रुख कर लिए हैं और तमाम श्रद्धालु अयोध्या में देखे जा रहे हैं और इससे अनुमान लग रहा है कि आने वाले समय में और भी श्रद्धालु बढ़ने के आसार हैं। जी अनिल, बाजार के क्या हालात हैं? क्योंकि 3 दिन बाद लगातार 3 दिन से धूप निकल रहा है, तो ऐसे में व्यापारियों के
को कितना फायदा और कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, अगर बाजारों की बात करें तो जो मेन फ्रंट पे दुकानें थी उनको तोड़ दिया गया है, वो अपना अस्थायी विकल्प खोज रहे हैं। रही बात जो गलियारों में दुकानें थी, वो जय श्री राम का उद्घोष अभी भी जागृत हो रहा है। पूरी गलियां गुलजार हो रही हैं श्रद्धालुओं से। तमाम भगतजन वहां पे आ रहे हैं और अपने आराध्य प्रभु श्री राम का, हनुमान की लला का दर्शन कर रहे हैं। जी, किसानों के बारे में बताएं, मौसम का असर किसानों पर कितना पड़ा है? अगर किसानों की बात की जाए तो किसान हमेशा से ही असहाय रहा है सर्दी के टाइम पे। वही हाल आज भी दिख रहा है कि सारी बुनियादी चीजें जो है, जो सरकार किसानों के लिए मुहैया करा रही है, वो अभी तक किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये चीजें अभी तक किसानों की समस्याएं बनी हुई है। अनिल, धूप की वजह से शाम के समय कोहरे के आसार बढ़ जाते हैं, कोहरा ज्यादा गिर रहा है, तो ऐसे में सड़क हादसे अधिक हो रहे हैं। तो सड़क हादसों से निपटने के लिए, उन्हें कम करने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? जिस तरह से शाम के समय कोहरा बढ़ता है, उसी तरह से प्रशासन भी मुस्तैद हो जाता है। रेडियम पट्टियां लगाई गई हैं गाड़ियों के पीछे और जो एक लेन बनाई गई है, सख्त हिदायत भी दी जा रही है कि अपनी लेन में चले, जिससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। जी, स्वास्थ्य महकमे का क्या हालात हैं? क्या स्वास्थ्य महकमे के जिला अस्पताल में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं ठंड को लेकर और कोल्ड के मरीजों को लेकर? क्योंकि कोरोना के सिम्टम्स और कोल्ड के सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादातर एक दूसरे से मिलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से जो जिला अस्पताल है ऐसे मरीजों के साथ ट्रीट कर रहा है? क्या उनकी जांच हो रही है कोविड की, या फिर कुछ और तरीका है जिससे ये पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि जो मरीज है वो कोल्ड का है या फिर कोरोना का है? हल्का ठंड के मामले अगर नगरीय क्षेत्रों की बात करें तो नगरीय क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था है, रैन बसेरे बनाए गए हैं। वही अगर ग्रामीण अंचल की बात की जाए तो बहुत ही दुर्दशा है ग्रामीण अंचल में, क्योंकि वहां पर अभी भी कोई भी सुविधाएं, चाहे अलाव हो चाहे रैन बसेरे, की कोई भी सुविधा नहीं पहुंची, ना ही कंबल वितरित हुआ है। और रही बात कोविड की, तो कोविड के कोई भी यहाँ पर नियम लागू नहीं हो रहे हैं। भीड़ बाकायदा चल रही है। जो जिम्मेदार वो खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो आम जनता से क्या अपेक्षा रखे हैं? रही बात स्वास्थ्य महकमे की, तो स्वास्थ्य महकमा जैसे हमेशा शिथिल रहा है वैसे शिथिल इस बार भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल, अयोध्या के हालात बताने के लिए। अब हमारे संवाददाता सहजी सिद्दीकी अलीगढ़ से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सहजी, अलीगढ़ में ठंड के क्या हालात हैं? अलका, बता दूं आपको, अलीगढ़ में ठंड का प्रकोप पूरी तरह अपने पे है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ की बात की जाए कि ठंड को लेकर जो रेन बसेरे होते हैं वहां पर पूरी तरह नगर निगम अपनी तैयारी कर चुका है। लकड़ियों का अलाव पहुंचा के वहाँ पे लकड़ी जलाई जा रही है। जी अलका। सहजी, सड़क दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं ठंड की वजह से, तो सड़क में यातायात को लेकर जो है प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कुछ नियम बनाए गए हैं? वैसे कोई नियम जिला प्रशासन की तरफ से नहीं बनाए गए हैं। जो केंद्र, जो राज्य सरकार की तरफ से आदेश था, वही आदेश का पालन किया जा रहा है कि जहाँ पर कोहरा आपको दिखता है रात में रोडवेज, तो वहाँ आप रोडवेज खड़ी कर दे, कोहरा हट जाए, उसके बाद चले। जी सहजी, सब ठंड में सबसे ज्यादा परेशान जो है वो बच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना होता है। तो क्या अलीगढ़ में स्कूल खुल रहे हैं फिर से, या फिर ठंड की वजह से उनकी जो छुट्टी की तारीख है वो और बढ़ाई जा रही है? अभी जिला प्रशासन की तरफ से कोई आदेश नहीं आया। जो आदेश है राज्य सरकार का 14 तारीख तक का स्कूल बंद करने का, कक्षा 1 से लेकर 8 तक का, वही अभी तक आदेश है। उसके अगला आदेश अभी तक कोई नहीं आया है। हाँ सहजी, अस्पतालों में अलीगढ़ के किस तरीके के मरीज जो हैं वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं? अस्पतालों में मरीजों की समस्या इस समय कोई ज्यादा नहीं है। कोविड का कोई पालन नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। कुछ खुद यहाँ पर जो अधिकारी है वो खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो जनता क्या उसका पालन करेगी? जी सर जी, किसानों के क्या हालात हैं? ठंड की वजह से किन परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है? किसानों को ठंड की वजह से गेहूं से तो बहुत फायदा हो रहा है, जैसे कि वैसे फसल है सब्जी वगैरह की, उनमें थोड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है जी। और जहां गेहूं की बात की जाए तो उनको फायदा मिल रहा है। जी सर जी, व्यापार जगत के क्या हालात हैं? दुकानों और बाजारों में लोगों के किस तरीके के ग्राहक आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, या फिर व्यापार पर कुछ फर्क पड़ा है मौसम का?
हल्का बता दो, व्यापार पे तो फर्क पड़ा है। जो ऑनलाइन शॉपिंग जो हो रही है उससे व्यापारियों पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है जी। पूरी मार्केट स्लो रहती है ठंड के कारण, और कहीं ऑनलाइन जो शॉपिंग चल गई है उससे बहुत बड़ा फर्क व्यापारी पर फर्क पड़ा है। जी सहजी, सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, रैन बसेरों के क्या हालात हैं? क्योंकि अक्सर जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए अगर होटल्स में जगह नहीं है तो रैन बसेरा ही उनका आश्रय है, और शहर में जो फुटपाथ पे रहते हैं उन्हें भी रैन बसेरों से काफी राहत मिलती है। तो रैन बसेरों के क्या हालात हैं? क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं रैन बसेरों में? जी हल्का, रैन बसेरों की बता दूं तो मैं नगर निगम ने पूरी तैयारी कर चुकी है। बस स्टैंड पर रैन बसेरे बने हुए हैं, वहां पर सब कुछ बेड, रजाई, कंबल की व्यवस्था है, और वहां पर शाम को ही लकड़ी डलवा दी जाती है जो कि अलाव जलता रहे। और बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर रैन बसेरे बनाती है, वहां पर नगर निगम द्वारा रोजाना जाकर जांच की जाती है किस तरह के गरीब लोग किस तरह से वहां पर रह रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और सब तरीके से पूरा जिला प्रशासन ने आदेश भी दे दिया, अगर वहां पर किसी को कोई गरीबों को या जो बाहर से आते हैं जो जिसे परेशानी होती है तो उसका जिम्मेदार नगर निगम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सहजी सिद्दीकी हमें अलीगढ़ के बारे में बताने के लिए कि वहां का प्रशासन ठंड से लोगों को बचाने के लिए रैन बसेरों का इंतजाम कैसा कर रहा है, अलाव की क्या व्यवस्था है और दुर्घटना को लेकर क्या कुछ प्रशासन कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं प्रतापगढ़ के हालात के बारे में जानकारी देने के लिए प्रेम मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम, प्रतापगढ़ में ठंड का कहर कितना नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, बता दें अगर जनपद प्रतापगढ़ की बात की जाए तो जनपद प्रतापगढ़ में 2 दिन खिली हुई थी, लोगों के लिए एक राहत साबित हुई है। बता दें कि लगातार कई दिनों से धूप जहां देखने को मिल रही थी, गलन पूरी तरीके से चरण सीमा पर थी। ऐसे में 2 दिन से लगातार सूर्य निकलने की वजह से काफी मात्रा में ग्रामीणों को धूप मिल रही है, जिससे वजह से काफी राहत सी महसूस हो रही है। और एक हफ्ते से अगर बात की जाए जनपद में तो अनेकों जगहों पर पूरी तरीके से सिकुड़न सी महसूस थी। रोड की बात की जाए तो पूरी तरीके से आवागमन पर भी पूरी तरीके से इफेक्ट दिखा था, लेकिन 2 दिन से खुली हुई धूप इन ग्रामीणों के चेहरे पर पूरी तरीके से राहत साबित हो रही है। जी प्रेम, धूप की वजह से कोहरा देखने को मिलता है सुबह और शाम, और ऐसे में घना कोहरा जो है वो हर तरफ छाया रहता है, तो हादसे की खबर जो है वो ज्यादातर सामने आती है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, अगर बात करें कि कोहरे को लेकर के तो प्रशासनिक अमले की तरफ से अगर मैं रोड पे बात की करूं तो कई रोडों पर देखा गया है कि जो पट्टियां रोडों पर बनाई जाती हैं जिससे कोहरे में चलने के लिए आसानी हो, उन पट्टियों को साफ की जा रही है, उन पट्टियों को रिन्यूएबल किया जा रहा है, उस पर दोबारा से लाइनिंग करवाई जा रही है जिससे कोहरे में भी वो पट्टियां साफ तौर पर दिख सके और आराम से गाड़ी चलाई जा सके। वहीं साथ ही साथ लगातार प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा अपील भी की जा रही है कोहरे से बचाव के लिए। लगातार लोगों को वाहन को जो है धीमी गति से चलाने के लिए लोगों से बातचीत भी की जा रही है, उन्हें बताया भी जा रहा है। अब ग्रामीणों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना इस बात को अपने जहन में रखते हैं और किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं। हालांकि अगर बातचीत की जाए रोडों पर तो पूरी तरीके से पट्टियों का जो है वो निर्माण पुनः जो है उसको अच्छा कर दिया जा रहा है जिससे आवागमन में कोई भी दिक्कत ना हो सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम, हमें प्रतापगढ़ के बारे में बताने के लिए। शासन और प्रशासन की तरफ से लगातार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को समझाया जा रहा है। तो पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि 14 से 19 जनवरी के दौरान तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। कोहरे की वजह से उत्तर भारत जो है पूरी तरीके से ठंड की चपेट में रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर में पारा जो है वो -6 के नीचे जाने का अनुमान लगाया गया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।